नमस्कार प्यारे साथियों। सर्वप्रथम माँ वागीशा के चरणों में नमन और आप सब साथियों का इस राइज अप क्लासेस के डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। आज से 4-5 दिन पूर्व हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र के 3 टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी और आज मैं उन्हीं टॉपिकों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम पहला टॉपिक लेंगे उदात्तवाद। ये मेरे आपके लिए पहली क्लास है और आप सबके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ तक यथासंभव जितना मुझसे हो सके वहाँ मैं समझाऊँगा और अलग अलग 3-4 ऑथेंटिक किताबों से सरल भाषा में उनको रूप देके आपके सामने लेके आया हूँ। पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ेंगे और जितना भी मैटर है बहुत विश्लेषणात्मक तरीके से इसका अध्ययन किया, फिर वही मैटर उठाया जो हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो। तो आइए हम इस क्लास को किस रणनीति से पढ़ते हैं, देखते हैं। उदात्तवाद, पहले हम इसका सामान्य परिचय लेंगे कि उदात्तवाद के बारे में, लॉन्जाइनस के बारे में, लॉन्जाइनस का काल और उन सभी पहलुओं को सामान्य परिचय में देखेंगे। फिर उसके बाद उदात्तवाद का लक्ष्य क्या था और उन्हें उदात्तवाद सिद्धांत देने की प्रेरणा कहाँ से मिली लॉन्जाइनस को, और उसके बाद उदात्तवाद की परिभाषा क्या कहती है और उदात्त की निष्पत्ति सहज है या उत्पद्य, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। साथ ही अगला हमारा बिंदु रहेगा उदात्त के कुल अध्याय कितने हैं, कितने पक्षों की चर्चा हुई है और उदात्त में कितने स्रोत हैं। तत्पश्चात बाधक तत्वों के बारे में चर्चा होगी और अंत में हम विगत 3-4 सालों के जितने भी PYQs है उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अध्याय लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में एक सवाल इसका पूछा जाता हो, भले वो स्कूल लेक्चरर हो या कॉलेज लेक्चरर, जिसमें भी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लॉन्जाइनस के इस उदात्त सिद्धांत से हमेशा एक या एकाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। लॉन्जाइनस का समय प्रथम या तृतीय शताब्दी, ज्यादातर आलोचकों का मत है प्रथम शताब्दी। हमें अगर प्रथम और तृतीय में से एक को मानना हो तो अधिकतर मत इस दिशा में जाते हैं, तो हमें प्रथम शताब्दी को स्वीकार करना है। और इनकी एकमात्र रचना पेरिहुप्सुस, इनकी जीवन में एकमात्र रचना की, उसी का नाम है पेरिहुप्सुस और इसके 44 अध्याय और 60 पृष्ठ हैं। लॉन्जाइनस यूनानी काव्यशास्त्री हैं, यानी लॉन्जाइनस यूनान से संबंध रखते हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत उदात्त सिद्धांत दिया। और पेरिहुप्सुस का अनुवाद ऑन द सबलाइम, यानी पेरिहुप्सुस रचना का इंग्लिश में अनुवाद ऑन द सबलाइम नाम से है। जिस प्रकार इस सिद्धांत को हिंदी में उदात्त कहा जाता है, उसी प्रकार इंग्लिश में इसे सबलाइम नाम से जाना जाता है। पेरिहुप्सुस रचना अरस्तु के काव्यशास्त्र पोइटिक्स के समान पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक मील का पत्थर है। यानी जिस प्रकार अरस्तु की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, उसी प्रकार ये रचना भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। उदात्त का सर्वप्रथम निरूपण कैसिलियस ने किया। लॉन्जाइनस ने इनकी त्रुटियों का निवारण करते करते उक्त ग्रंथ की रचना कर डाली। यानी उदात्त नाम का सिद्धांत निबंध कैसिलियस नामक पाश्चात्य विद्वान ने लिख रखा था, उसी की त्रुटियों का निवारण करते करते लॉन्जाइनस ने उक्त सिद्धांत को परिणित किया। कई सालों बाद पेरिहुप्सुस 1554 में प्रकाशित हुई तथा यह प्रकाशन रेबरतेलो नामक एक इतालवी विद्वान द्वारा किया गया। यानी प्रथम शताब्दी के बाद इसका जो प्रथम प्रकाशन था वो 1554 में रेबरतेलो नामक इटालवी विद्वान ने किया और इसके तत्पश्चात इंग्लिश में इसका जो सर्वप्रथम रूपांतरण था वो 1652 ईस्वी में जॉन हॉल द्वारा ऑफ द हाइट ऑफ एल्कुनेंस नाम से किया गया। यानी प्रथम प्रकाशन 1554 में हुआ, जो इटाली विद्वान थे रेबरतेलो ने किया। उसके बाद इंग्लिश में इसका रूपांतरण 1652 ईस्वी में जॉन हॉल द्वारा किया गया। पेरिहुप्सुस मूल रूप से भाषण शास्त्र आधारित ग्रंथ है और भाषण शास्त्र को रिटोरिक कहते हैं। इसकी शैली पत्रात्मक है, यानी पत्र शैली में इसका निरूपण हुआ है तथा सभी जगह उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग हुआ है। उत्तम पुरुष यानी मैं शैली में।
पेरिहुप्सुस पत्र के रूप में एक रोमी युवक पोस्तिम्यूस तेरिनियानुस को संबोधित करते हुए, तथा इसकी भाषा यूनानी ग्रीक है। यानी पेरिहुप्सुस पोस्तिम्यूस नामक युवक को संबोधित करते हुए रचित की गई है तथा इसकी भाषा यूनानी ग्रीक है। उदात्त का लक्ष्य और प्रेरणा, यानी उदात्त सिद्धांत देने का लक्ष्य क्या रहा और इन्हें उदात्त सिद्धांत लिखने की प्रेरणा कहां से मिली। लॉन्जाइनस ने उदात्त की प्रेरणा कैसिलियस के निबंध उदात्त से ग्रहण की थी तथा उसमें निहित त्रुटियों का निवारण करते करते उक्त उदात्त सिद्धांत का परिवर्तन और इस ग्रंथ की रचना की, यानी रचित किया। यानी लॉन्जाइनस को उदात्त सिद्धांत परिवर्तन करने की प्रेरणा कैसिलियस के निबंध उदात्त से मिली और वहीं से प्रेरित होकर उक्त ग्रंथ की रचना की और उसमें जितनी भी त्रुटियां थी उनका निवारण किया और उन निवारण के उपरांत ही उक्त ग्रंथ की रचना संभव हो पाई। लॉन्जाइनस ने उदात्त को काव्य की आत्मा स्वीकार किया और कहा, अभिव्यंजना की श्रेष्ठता और विशिष्टता का नाम उदात्तता है। यानी ये इसका लक्ष्य है। उदात्त का लक्ष्य क्या है? अभिव्यंजना की श्रेष्ठता, यानी व्यंजित करने का श्रेष्ठ और उत्कृष्ट रूप ही उदात्तता है। श्रोताओं में केवल आनंद प्रदान करना ही उदात्त तत्व का कार्य नहीं है, अपितु किसी मंत्र शक्ति के समान उन्हें अनिवार्य रूप से अपने आप से ऊंचा उठाकर आनंदातिरेक की अवस्था तक पहुंचा देता है। उदात्त तत्व के प्रभाव में अपरिमित शक्ति होती है और श्रोताओं के मन को वह मुक्त कर देती है। लॉन्जाइनस कहना चाहते हैं कि केवल श्रोताओं को आनंद प्रदान करना इसका लक्ष्य नहीं है, आनंद की भी उच्च अवस्था तक, आनंदातिरेक तक पहुंचाना और अपने आप को अपनी अवस्था से ऊपर उठाना, और वो भी किसी मंत्र शक्ति के समान। जब भी हम मंत्र का जाप इसलिए करते हैं कि हम जितनी भी भौतिक देहिक जितने भी संताप होते हैं उनकी पीड़ा से निवारण के लिए, तो उसी प्रकार उदात्त का भी लक्ष्य यही है कि केवल आनंद प्रदान करना नहीं है, आनंद की उच्च अवस्था तक ले जाना है। उदात्त क्या है और इसकी परिभाषा क्या कहती है? उदात्त अभिव्यंजना का प्रकृष और वैशिष्ट्य है, यानी अभिव्यंजित करने का उत्कृष्ट और विशिष्ट तरीका ही उदात्त है। उदात्त का कार्य अनुनयन नहीं, सम्मोहन है। यानी उदात्त का कार्य केवल समझाना या प्रभाव में लाना नहीं है, श्रोताओं या पाठक को एक मंत्र शक्ति के समान बांधे रखना, सम्मोहित करना इसका लक्ष्य है। उदात्त सृजनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है तथा इसका प्रभाव कर्मिक नहीं, आकस्मिक होता है। इसके अलौकिक आलोक से कथ्य चमक उठता है। या ये परिभाषा ये कहती है कि उदात्त सृजनात्मक और रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है और इसका प्रभाव कर्मिक नहीं, आकस्मिक है। आप ऐसे समझें कि हम कोई भी रचना कर रहे हैं या कोई भी भाषण दे रहे हैं, तो हम पहले से अगर कुछ विचारों को संचित करके लेके जाएंगे, उस भाषण में उदात्तता नहीं होगी, उस रचना में उदात्तता नहीं होगी। जिस रचना, जिस प्रसंग में जिस प्रकार के भावों और विचारों की जरूरत हो, उस वक्त, उसी आकस्मिक वक्त में हमें उन्हीं के अनुसार भावों और विचारों को प्रस्फुटित करना होता है, तो उस रचना में उदात्तता निहित रहती है। लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त सहज है या उत्पाद्य, यानी केवल प्रतिभाजनित है, जन्मजात है, या व्युत्पत्ति और श्रम से भी इसकी सृष्टि संभव है। लॉन्जाइनस क्या कहते हैं, देखते हैं। उदात्त नैसर्गिक ही नहीं, उत्पाद्य भी है। प्रतिभा के अतिरिक्त ज्ञान और श्रम से इसकी सृष्टि संभव है। यानी लॉन्जाइनस का मानना है प्रतिभा के अतिरिक्त, यानी प्रतिभा को साथ में रखते हुए श्रम और ज्ञान से भी इसकी सृष्टि संभव है। लॉन्जाइनस सर्वाधिक प्रतिभा को महत्व देते हुए भी व्युत्पत्ति और अभ्यास को महत्वपूर्ण माना है। उदात्त सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं है, इसलिए उदात्त के लिए अंतः प्रेरणा की जितनी अपेक्षा है उतनी ही नियंत्रण की भी। यानी कहने का अर्थ लॉन्जाइनस का यह है कि उदात्त सहज होते हुए, यानी हम रचना को सहज रूप से लिखते हुए भी केवल नियम निरपेक्ष, यानी बिना नियम के नहीं लिख सकते। सहज होते हुए भी नियम निरपेक्ष नहीं है, यानी हमें कुछ नियमों को मानकर ही रचना करनी चाहिए। इसलिए
उदात्त के लिए अंत्य प्रेरणा की जितनी अपेक्षा है उतनी ही नियंत्रित भावों की, यानी हमें उस प्रकार के अंत्य प्रेरणा या भाव निहित होते हुए भी उनका नियंत्रित और संयमित प्रयोग जरूरी है। पेरिहुप्सुस 44 अध्याय और विभाजन सारणी। अब हम लॉन्जाइनस की रचना पेरिहुप्सुस और उसके 44 अध्यायों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। अध्याय 1 से 7 तक उदात्त की परिभाषा, ग्रंथ के प्रयोजन की भूमिका और कुछ दोषों के निवारण के बारे में बताया गया है। फिर अध्याय 8 से 15 तक उदात्त के महत्वपूर्ण 5 स्रोतों का निर्देश, उनमें विचार की गरिमा तथा भाव की प्रबलता का निरूपण किया गया है। अध्याय 16 से 29 तक अलंकारों का निरूपण है, यानी इसमें लॉन्जाइनस ने पेरिहुप्सुस में 16 से 29 यानी 14 अध्यायों में अलंकार किस प्रकार निरूपित किया जाए रचना में उसके बारे में बताया है। 30 से 38 तक, अध्याय 30 से 38 तक शब्द, रूपक, बिंब विधान आदि का निरूपण है। अध्याय 39 से 40 तक रचना की भव्यता का निरूपण किया गया है। 41 से 43 तक उदात्त विरोधी कुछ अन्य दोषों की चर्चा की गई है। और अंतिम और महत्वपूर्ण अध्याय 44 उपसंहार, यूनान के नैतिक साहित्य का ह्रास के कारणों का संधान किया गया है। लॉन्जाइनस ने उदात्त के 3 पक्ष और 5 स्रोत माने हैं। उदात्त के 3 पक्ष, अंतरंग पक्ष, बहिरंग पक्ष और विरोधी पक्ष। और अंतरंग पक्ष और बहिरंग पक्ष में उदात्त के 5 स्रोत समाहित हैं। देखते हैं अंतरंग पक्ष में कौन कौन से स्रोत आते हैं। अंतरंग पक्ष सहजात, जन्मजात, प्रतिभा की देन। यानी अंतरंग पक्ष जो जन्मजात हैं, सहजात हैं और प्रतिभा की देन है, उसमें ये 2 स्रोत आएंगे। मान विचारों की उद्भावना की क्षमता या उदात्त विचार, यानी महान विचार, उदात्त विचार अंतरंग पक्ष की देन है और ये उदात्त का मूल आधार भी है। प्रबल तथा अंत्य प्रेरित भाव, यानी भावों का उदात्त चित्रण, ये दोनों अंतरंग पक्ष में आते हैं। ये सहजात है, जन्मजात है, यानी प्रतिभा की देन है, ये व्यक्ति से। उसके बाद बहिरंग पक्ष आता है। बहिरंग पक्ष में उदात्त के 3 स्रोत समाहित हैं, जैसे अलंकारों का समुचित प्रयोग, विचार अलंकार, शब्द अलंकार। फिर भव्य शब्द योजना, पद योजना, इसमें शब्द चयन किस प्रकार, बिंब विधान किस प्रकार, शैलीगत परिष्कार, उत्कृष्ट भाषा इत्यादि अंतर्भूत होती है। फिर अंतिम गरिमामयी रचना विधान, यानी एक गरिमापूर्ण रचना का विधान किस प्रकार हो, इसका उल्लेख इसमें है। और रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव, और ये व्युत्पत्ति और अभ्यास से इनकी सृष्टि संभव है, ये कला से उत्पन्न है। ये 2 जन्मजात है, प्रतिभा की देन है, और ये तीनों कला से उत्पन्न है। और अंतिम पक्ष विरोधी पक्ष, जिसमें 3 विरोधी पक्ष में 3 अवरोधक या बाधक तत्व हैं, शब्दाडंबर, भावाडंबर और बाल्यता। चलो इनको आगे हम व्याख्या सहित देखते हैं। उदात्त के 5 स्रोतों की व्याख्या। उदात्त विचार और पहला स्रोत, सर्वप्रथम और सर्वोच्च स्रोत, यानी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत। लॉन्जाइनस के अनुसार उस कवि की कृति महान नहीं हो सकती जिसमें महान धारणाओं की क्षमता नहीं है। यानी लॉन्जाइनस कहना चाहते हैं कि उस कवि की कृति कभी महान नहीं हो सकती जिनमें महान विचारों का पृष्ठपोषण नहीं हो। वह कवि कभी भी महान रचना नहीं कर सकता। औदात्य यानी उदात्तता महान आत्माओं की ही प्रतिध्वनि है। यहां इस बात की पुष्टि कर दी है लॉन्जाइनस ने कि औदात्य महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त विचार प्राय प्रकृति की देन होते हैं जो स्वाभाविक रूप से उदात्त शैली में अभिव्यक्त होते हैं। यानी ये प्रकृति प्रदत्त हैं, जन्मजात हैं, और तभी ये उदात्त शैली में अभिव्यक्त हो पाते हैं। लॉन्जाइनस उदात्त विचारों के लिए कल्पना और प्राचीन काव्यानुशीलन को आवश्यक मानते थे तथा विशुद्ध बिंबों की योजना के साथ विषय का विस्तार पूर्ण वर्णन रचना के लिए श्रेष्ठ समझते हैं। लॉन्जाइनस कहते हैं कि उदात्त विचारों के लिए कल्पना आवश्यक है और प्राचीन काव्यानुशीलन यानी पीछे के काव्यों का पठन भी जरूरी है, और
विशद बिंब विधान की योजना भी होनी चाहिए और विषय को भी संक्षिप्त नहीं विस्तार पूर्ण उसका वर्णन किया जाए। भावों का उदात्त चित्रण 2 नंबर स्रोत, और यह भी प्रतिभा की देन है। महान विचारों के समान भव्य भावों का संबंध भी महान आत्माओं से है। ज्यादातर विद्यार्थियों का सवाल यह रहता है कि विचार और भाव दोनों तो एक समान ही हुए, ये अलग अलग स्रोत कैसे? विचार मस्तिष्क की देन है और भाव हृदय की देन है। भाव में सुख दुख हर्ष इस प्रकार की चीजें आती है। लॉन्जाइनस उदात्त को शुद्र भावों से मुक्त रखने के हिमायती थे। भाव भी वही चमत्कारी होते हैं जो पूर्व विचरित ना होकर परिस्थिति के अनुरूप हो। लॉन्जाइनस कहते हैं कि भाव भी ऐसे हो जो पहले से विचारित ना हो और रचना के मांग के अनुकूल और परिस्थिति के अनुकूल उन भावों का भव्य आयोजन होना चाहिए। लॉन्जाइनस कहते हैं कि मैं विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं, उचित स्थल पर भव्य भावों के समावेश से बढ़कर उदात्त की सिद्धि का कोई और साधन नहीं है। वह यानी भाव वक्ता के शब्दों में एक प्रकार का रमणीय उन्माद भर देता है और दिव्य अंत प्रेरणा से समुच्छ्वासित कर देता है। यही बात लॉन्जाइनस ने पुनः ठहराई है कि जैसे भाव जैसी रचना की मांग होती है उसी के अनुसार भव्य भावों की सिद्धि ही रचना को बढ़ाने में, उदात्त बनाने में सबसे सहायक और महत्वपूर्ण है। लॉन्जाइनस ने भावों के भी 2 भाग बताए हैं, भव्य भाव और निम्न भाव। भव्य भावों में सुखात्मक यानी रति और ओज, और निम्न भाव जिन्हें रचना से दूर रखना चाहते थे, जिन्हें शुद्ध भावों की श्रेणी में रखते हैं लॉन्जाइनस, वह है भव्य और करुण भाव। तीसरा स्रोत, और यह बहिरंग पक्ष में आएगा, अलंकारों का समुचित प्रयोग। लॉन्जाइनस अलंकार को अभिव्यक्ति की मनोहारिता के लिए अपरिहार्य मानते हैं, किंतु उनका मत है कि अलंकारों का प्रयोग भाषा में इस प्रकार हो कि श्रोता या पाठक को उसके प्रयोग का पता ही ना चले। इसमें यह कह रहे हैं लॉन्जाइनस कि हम जिस रचना का विधान कर रहे हैं उसमें जिस प्रकार के अलंकार की जरूरत हो और उनका प्रयोग भी उनके अनुरूप हो और श्रोता को पता ही नहीं चले कि किस प्रकार के अलंकार का पठन के वक्त प्रयोग हुआ, मतलब एकदम सहज हो, तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये मनोहारिता के लिए जरूरी भी है। अलंकारों को साधन मानते हैं, साध्य नहीं, यानी ये रचना के लिए साधन है, यानी उसकी सहायता प्रदान करते हैं, उसको साध्य यानी विषय का साध्य नहीं है, ये साधन के रूप में आते हैं और इनका प्रयोग स्वाभाविक एवं मर्यादित रूप में हो, इसी के पक्षधर हैं। उनका प्रयोग भी बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्तिपूर्ण और अनर्गल तरीके से नहीं हो, जिस प्रकार की रचना की मांग है उन्हीं के अनुकूल हो। फिर उन्होंने कहा है, एक अलंकार के बजाय अनेक अलंकारों का मिश्रण अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि एक अलंकार के बजाय रचना में अलग अलग, जैसे एक अलंकार बार बार अनुप्रास अलंकार का नियोजन करना, तो फिर रचना की श्रेष्ठता या फिर भव्य रचना को सामान्य बना के रख देता है। जिस प्रकार के अलंकारों की जरूरत हो और उनमें भी मिश्रित अलंकारों का प्रयोग बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझा है लॉन्जाइनस ने। चतुर्थ स्रोत, भव्य शब्द योजना, पद योजना, यानी रचना में किस प्रकार के शब्दों या पदों का चयन किया जाए उसके बारे में कहा गया है। इसमें ऐसे पदों का चयन किया जाता है जो मनोहारी, उपयुक्त, प्रभावपूर्ण हो तथा इसमें ललित पदावली के बजाय बहुधा प्रचलित शब्दावली और गरिमामयी भाषा को महत्व दिया गया है। यहां यह कहा है कि हम अपनी रचना में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, किस प्रकार के पदों का प्रयोग करें, तो यहां उन्होंने कहा मनोहारी, उपयुक्त और प्रभावपूर्ण शब्दों, और उसमें भी ललित पदावली के बजाय बहुधा प्रचलित, जिससे श्रोता और पाठक परिचित हो, चिर परिचित शब्दावली का प्रयोग किया जाए और कठिन और ऐसे शब्दों, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। वहां पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है, श्रोताओं को सहज रूप से समझाने के अनुकूल हो, ऐसी गरिमामयी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अरस्तु की तरह पदों में रूपकों की संख्या का बंधन नहीं था। लॉन्जाइनस के अनुसार रूपक कितने भी हो सकते हैं। अरस्तु ने अपनी रचना में रूपकों की संख्या निश्चित कर रखी थी, लेकिन लॉन्जाइनस ने कहा रूपक कितने भी हो सकते हैं, जिस प्रकार की रचना की मांग होती है उसके अनुरूप रूपकों की संख्या हो सकती है। पांचवां और अंतिम स्रोत, और यह भी बहिरंग पक्ष का है, गरिमामयी रचना विधान, यानी गरिमामयी रचना किस प्रकार रचित हो उसके बारे में लॉन्जाइनस ने अंतिम स्रोत में बताया है। लॉन्जाइनस का मानना है कि जिस प्रकार मानव के शरीर की सुगठित रचना का सौंदर्य विभिन्न अंशों की एक एकान्विति में होता है, ठीक उसी प्रकार
सुंदर एकान्विति से युक्त काव्य का रचना विधान गरिमामयी होता है। लॉन्जाइनस मानते हैं कि जिस प्रकार मानव का शरीर सिर से लेकर नख तक एक सुसंयोजित तरीके से है, उसी प्रकार रचना का विधान भी उसी प्रकार से होना चाहिए। उनमें भी एक नियोजित तरीका अपनाया जाए। जैसे कोई भी मकान हो, उसका जो भी नक्शा होता है उसमें हर चीज का एक उचित स्थान होता है, उसी प्रकार रचना में भी इन सब पांचों स्रोतों को रखने का और रचना विधान का एक उचित तरीका होना चाहिए। पिछले 4 स्रोतों में पदों का चयन यानी किस प्रकार के पदों का चयन करना है तथा 5वें में पदों का उचित क्रम यानी उन पदों को किस क्रम में रखना है, इससे रचना में सामंजस्य स्थापित होता है। ये पांचों स्रोत रचना के साधन हैं, साध्य तो औदात्य ये। लॉन्जाइनस का मानना है कि ये पांचों स्रोत रचना को उदात्त बनाने के सहायक हैं, साध्य तो औदात्य ही है। ये 5 स्रोत खंड रूप में कृति के विभिन्न तत्वों में और अखंड रूप में संपूर्ण कृति में रहते हैं। ये पांचों स्रोत खंड रूप में कृति के विभिन्न स्रोतों में रहते हैं, यानी कहीं भाव, कहीं विचार, कहीं अलंकार का नियोजन खंड खंड में, लेकिन अखंड रूप से संपूर्ण कृति में विद्यमान है। और लॉन्जाइनस के अनुसार जो रचना रचनाकार के पक्ष में उदात्त है वही श्रोता के पक्ष में आनंद है। यानी जो रचना रचनाकार के पक्ष में उदात्त यानी श्रेष्ठ हैं, वही श्रोता के पक्ष में आनंदित हो सकती है। यही लॉन्जाइनस का कहना है। उदात्त के बाधक तत्व, बाधक या अवरोधक, इन्हें उदात्त के बाधक तत्व, अवरोधक तत्व, दोष तर्क तत्व और विरोधी तत्व भी कहा जाता है। पहला शब्दाडंबर, इसी को वागाडंबर कहा जाता है। दिखावटी भाषा का प्रयोग करना, उदात्त के लोभ में उसका अतिक्रमण करने वाली भाषा का प्रयोग करना, ऐसे कृत्य को लॉन्जाइनस ने ढोंगी व्यक्ति का प्रयास माना है। जलोदर रोग जैसी प्रवृत्ति। लॉन्जाइनस कहते हैं कि शब्दाडंबर, शब्दों का एक गुच्छा तैयार करना और उसमें किसी प्रकार का भाव विचार निहित नहीं होना, ये एक प्रकार की दिखावटी भाषा है और उदात्त का अतिक्रमण है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उदात्त के लिए अवरोधक है, बाधक है, और ऐसे कृत्यों को उन्होंने एक प्रकार का ढोंगी व्यक्ति स्वीकार किया। और जलोदर रोग जैसी प्रवृत्ति, जलोदर रोग जो पेट में अचानक भारीपन ला दे, यानी यहां लॉन्जाइनस कह रहे हैं कि अचानक रचना को विकृति पैदा करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। अगला दोष दूसरा बलेता, बचकानापन। बलिष्ठता भव्यता का विलोम है, क्योंकि यह निर्बल और संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ बुद्धि से श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भाव उत्पन्न होते हैं और संकीर्ण बुद्धि से इस प्रकार का बचकानापन और बाल्यता के भाव उत्पन्न होते हैं। ये उदात्त का प्रथम विरोधी तत्व लॉन्जाइनस ने इसे स्वीकार किया और इसे सर्वथा अधम, शुद्र और जघन्य माना। अंतिम और तीसरा अवरोधक, बाधक या दोष तत्व, भावाडंबर या मिथ्याभास। इसकी उत्पत्ति अस्थानस्थ या निसार भाव से होती है। भावाडंबर का तात्पर्य भाव की अनियंत्रित अभिव्यक्ति, अति भावुकता या सस्ती भावुकता। भावाडंबर में लॉन्जाइनस कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के भाव जो एकदम हल्के हो, जो रचना के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, या जो रचना का एक अनियंत्रित तरीके में उसमें विद्यमान होकर रचना को विकृति पहुंचाते हैं, और जहां भव्य भावों के बजाय संकीर्ण या नीचे स्तर के भावों का प्रयोजन हो जाता है, तो ये दोष में परिणित होते हैं और ये भावाडंबर या मिथ्याभास के रूप में आते हैं। ये वागाडंबर का सजातीय दोष है। जिस प्रकार शब्दों से जो दोष परिणित होता है, जिसमें शब्दों का अनियंत्रित प्रयोग, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके शब्दाडंबर आता है, उसी प्रकार इस प्रकार जो भाव अनियंत्रित है, अति भावुक हैं, जो अभिव्यक्ति में बहुत ज्यादा संकीर्ण बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं, उनको भावाडंबर कहा जाता है और ये उसी का सजातीय है। इन सभी दोषों का कारण एक ही है, वह है नवीनता का आग्रह, जिससे आज के लेखक ग्रस्त हैं। सभी लेखक अपने आप को नवीन और आधुनिक मानते हुए रचना में कुछ श्रेष्ठता लाने के प्रयास में इस प्रकार के दोषों से जूझ जाते हैं। लॉन्जाइनस और पेरिहुप्सुस के बारे में विद्वानों के कथन, किस विद्वान ने क्या कहा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेंट शबरी, लॉन्जाइनस तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न लेखक थे और पेरिहुप्सुस विस्मयकारी रचना।
सेंट सबरी ने लॉन्जाइनस के बारे में तीक्ष्ण साहित्यिक प्रतिभा के धनी माना और पेरिहुप्सस को एक विस्मयकारी रचना माना। इसे आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए, जैसे सेंट इत्र तीक्ष्ण यानी तीखा होता है, इस प्रकार आप जो भी तरीके से इसे याद रख सकते हैं। एलन टेट लॉन्जाइनस अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। फिर विंसेंट और क्लीन ब्रुक पेरिहुप्सस एक असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेख है। डेविड डेचेज लॉन्जाइनस का महत्व इस बात से है कि साहित्य के संबंध में जो प्रश्न प्लेटो और अरस्तु ने उठाए उनसे सर्वथा भिन्न प्रश्न लॉन्जाइनस ने उठाए। जिन प्रश्नों का निरूपण प्लेटो और अरस्तु ने किया उनसे एकदम विपरीत प्रश्न लॉन्जाइनस ने उठाए। प्लेटो तर्कशास्त्री थे, प्लेटो दार्शनिक थे, अरस्तु तर्कशास्त्री थे और लॉन्जाइनस सौंदर्य शास्त्री थे। एम्ब्रंस अन्य पाश्चात्य विचारकों की तुलना में लॉन्जाइनस को जीवंत और आधुनिक माना एम्ब्रंस ने। चलो आगे, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सदोष उदात्तता और अदोष मध्यमता लॉन्जाइनस की मान्यता है कि उत्तम प्रतिभा सर्वथा दोष रहित नहीं होती, क्योंकि पूर्ण शुद्धता का प्रयास तुच्छता में परिणत होता है। लॉन्जाइनस कहते हैं कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति दोषयुक्त होता है और जिस प्रकार वैभवशाली व्यक्ति एक एक वस्तु का ध्यान नहीं रख सकता, उसी प्रकार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी एक एक दोष के प्रति सतर्क नहीं रह सकता। और मानवीय प्रवृत्ति भी यही है कि अगर आप 100 अच्छे कार्य करो और एक बुरा कार्य हो जाए तो फिर 100 अच्छे गुणों को भूल दिया जाता है और दोषों की जो छाया है वो अमिट रह जाती है। चौवालीसवें अध्याय में यूनान के अधःपतन पर शोक प्रकट किया गया है और पतन के 2 कारण बताए हैं। अंतिम और 44वें अध्याय की हमने पीछे चर्चा की थी और जिसमें यूनान के अधःपतन के 2 कारण बताए। धन लोलुपता, धन के प्रति उत्सुकता, विलास प्रियता यानी साधन के या साधन उन्मुख होने वाले लोगों की वजह से ये यूनान का साहित्य पतन की ओर गया, इस प्रकार लॉन्जाइनस कहना चाहते थे। और फिर लॉन्जाइनस ने कहा कला की पूर्णता इसमें है कि वह प्राकृतिक जान पड़े और प्रकृति की सुंदरता इसमें है कि वह कला को छिपाए रखे। दोनों को एक दूसरे के लिए पूरक बताया लॉन्जाइनस ने। विचार का औदात्य सदाश्यता, अनुकरण और बिंबों से प्रसूत होता है, यानी उदात्त विचार सदाश्य से, अनुकरण से और अच्छे बिंबों से प्रसूत होता है। उदात्तवाद भारतीय काव्यशास्त्र में कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के सर्वाधिक निकट है। जिस प्रकार लॉन्जाइनस ने उदात्त रचना के लिए 5 तत्व बताए, 3 पक्ष बताए और जो अवरोधक बाधक तत्व है उनकी चर्चा की, उसी प्रकार भारतीय काव्यशास्त्र में कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत भी रचना के 6 पक्ष बताता है, किस प्रकार रचना विधान हो उसके बारे में बताता है। तो यह सर्वाधिक कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के निकट सिद्धांत माना जाता है। प्लेटो ने काव्य को दार्शनिक माना, अरस्तु ने तर्कशास्त्री तरीके से और लॉन्जाइनस ने सौंदर्य शास्त्री दृष्टिकोण से देखा तथा अरस्तु ने काव्य विषय को साध्य स्वीकार किया, परंतु लॉन्जाइनस ने इसे साधन माना। उनके विचार में साध्य यानी लक्ष्य तो औदात्य ही है। अरस्तु ने विषय वस्तु यानी जिस रचना को साधन मान के नहीं साध्य मान के स्वीकार किया, बल्कि लॉन्जाइनस ने रचना को या फिर विषय को केवल साधन माना, साध्य उदात्तता या औदात्य को ही स्वीकार किया। मेरा पूरा प्रयास रहा कि इस छोटी सी क्लास में आपको सवाल भी मिले, समझ भी मिले और पुराने आए हुए प्रश्नों की व्याख्या भी करवाऊं। तो अब हम चलते हैं सवाल की ओर कि पिछले विगत वर्षों में किस प्रकार से लॉन्जाइनस से सवाल आते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से उदात्त का सहजात स्रोत अंतरंग तत्व कौन सा है? हम बहुत बखूबी से पढ़ के आए हैं और हम इनमें से अंतरंग पक्ष को देखेंगे। समुचित अलंकार योजना नहीं, ये बहिरंग पक्ष था। अभिजात पद योजना नहीं, ये भी बहिरंग पक्ष था। गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव नहीं, गरिमामयी रचना विधान भी बहिरंग पक्ष था। महान और पुष्ट विचारों के धारणों की क्षमता बिल्कुल यह अंतरंग पक्ष है और इसमें
हमने चर्चा भी की थी कि महान विचारों की धारणा अंतरंग पक्ष में आएगा। लॉन्जाइनस उदात्त के स्रोतों में सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? बिल्कुल हमने इसकी पढ़ते वक्त चर्चा भी की थी कि सबसे महत्वपूर्ण लॉन्जाइनस किसे मानते हैं, सर्वोच्च किसे मानते हैं, और वही सर्वप्रथम भी हैं। महान और पुष्ट विचारों की धारणा, प्रबल भावावेग की प्रेरणा, अलंकारों की समुचित योजना और अभिजात पद रचना। इसका उत्तर होगा नंबर 1, महान और विचारों की भावना को महत्वपूर्ण माना और सर्वोच्च भी लॉन्जाइनस ने स्वीकार किया था। लॉन्जाइनस के उदात्त स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। अब हमें देखना है उन 5 स्रोतों में कौन सा स्रोत सम्मिलित नहीं था। प्रबल भावावेग की प्रेरणा बिल्कुल, अभिजात पद रचना बिल्कुल, अलंकारों की समुचित योजना बिल्कुल था, बाल्यता 200 में था, ना कि स्रोतों में। इसका उत्तर होगा 4 नंबर। लॉन्जाइनस के उदात्त में सम्मिलित हैं भावावेश की तीव्रता, अलंकार मुक्त काव्य, वंचित सहानुभूति, अत्यधिक शब्दाडंबर। तो ये तीनों नहीं होंगे। अलंकार युक्त काव्य कहा था, वंचित सहानुभूति की चर्चा नहीं हुई थी, अत्यंत शब्दाडंबर ये दोष में परिगणित था। तो इसका उत्तर होगा भावावेश की तीव्रता। लॉन्जाइनस ने उदात्त के अवरोधक यानी बाधक, हमने चर्चा की है बाधक तत्वों की, दोषों में किसे परिगणित नहीं किया है? बाल्यता बिल्कुल किया है, प्रबल भावावेश रुकिए, भावाडंबर बिल्कुल, शब्दाडंबर। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर। ये 5 स्रोतों में सम्मिलित है, ना कि बाधक तत्वों में। लॉन्जाइनस के अनुसार महान विचारों भावना किसकी प्रतिध्वनि है? महान कवि की नहीं। ये लॉन्जाइनस की टैग लाइन है और हम इसको पढ़ के आए हैं। महान आत्मा की बिल्कुल सही, सहृदय पाठक की नहीं, महती बुद्धि की नहीं। इसका उत्तर होगा 2 नंबर। और ये लेटेस्ट सवाल है, सहायक आचार्य 2025 में पूछा गया है। लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोतों में सम्मिलित नहीं है, यानी उन 5 स्रोतों की चर्चा होगी और उनमें से कौन सा स्रोत इसमें सम्मिलित नहीं है? भावावेश की तीव्रता बिल्कुल है, गरिमामयी रचना विधान बिल्कुल है, अत्यधिक शब्दाडंबर ये दोष में है भाई साहब, और समुचित अलंकार योजना। इसका उत्तर होगा 3। लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है, यानी लॉन्जाइनस ने अपने उदात्त सिद्धांत में किसका विवेचन नहीं किया है, ये हमें निकालना है। विशेष साधन है नहीं, विशेष साधन नहीं साध्य है, ऐसा तो लॉन्जाइनस ने नहीं माना था, यहीं से असंगत निकल गया। विषय को साध्य तो माना था अरस्तू ने। फिर प्राचीन काव्य अनुशीलन आवश्यक बिल्कुल मानते हैं। विशुद्ध बिंबों की योजना उपादेय है, बिल्कुल लॉन्जाइनस ने इसे माना है और हमने पढ़ा भी है। विषय का विस्तार पूर्ण वर्णन बिल्कुल लॉन्जाइनस कहते हैं विषय को विस्तार के साथ दिया जाए, संक्षिप्त या शॉर्ट तरीके से विषय का वर्णन नहीं किया जाए। लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा असंगत है? अब हमें पुनः असंगत निकालना है। अरस्तू ने काव्य विषय को साध्य माना, लेकिन लॉन्जाइनस ने साधन मानते हैं, बिल्कुल सही बात है ये तो। वे उदात्त विचारों के लिए कल्पना को आवश्यक मानते हैं, ये भी सही बात है। वे उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष मानते हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा है, अंतरंग, बहिरंग और विरोधी पक्ष। फिर कल्पना को उन्होंने भावेत्री प्रतिभा नहीं, कार्यत्री प्रतिभा की देन माना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। पेरिप्लस के रचनाकार कौन है? प्लेटो बिल्कुल नहीं, बहुत सरल सवाल है, सेट 2023 में पूछा गया है। अरस्तु नहीं सा। लॉन्जाइनस बिल्कुल, लॉन्जाइनस ने पेरिप्लस नामक रचना की थी जिसके 44 अध्याय थे और 60 पृष्ठ थे। चलो, हमने पूरी क्लास ली, उसके साथ PYQs देखे, पहला प्रयास आप सबके लिए किया। कैसा लगा आप जरूर बताएं।